गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मेरा नाम है भारतेंदु मिश्रा। पिछले 2 लेक्चर्स आ चुके हैं वेक्टर्स के ऊपर। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन के बारे में मैंने बताया था। थोड़ा सा डिले हो गया, 1 वीक के बाद मैं ये थर्ड लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन बाय ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल मेथड। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 2 मेथड होते हैं। एक आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता है और दूसरा आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है। तो वेक्टर एडिशन ट्राइंगल लॉ की मदद से समझते हैं। देखो, ट्राइंगल लॉ ये भी बड़ा ही आसान है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जैसा आसान था, ऑलमोस्ट वैसा ही है। और आज की क्लास में मैं सिमुलेशन दिखाऊंगा आपको। तो मान के चलो मैंने आपको एक वेक्टर दिया ए वेक्टर ऐसा करके, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर ऐसा करके दिया। ठीक है, मैंने आपको बोला कि फाइंड आउट ए प्लस बी वेक्टर, फाइंड आउट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर जब भी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ इसके एंगल्स की बात कर रहा हूँ। एंगल विथ ए वेक्टर ये कितना है, और एंगल विथ बी वेक्टर, एंगल विथ बी वेक्टर ये कितना है। तो जरा समझते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। बहुत आसान है। जैसे आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में क्या देखा था कि दोनों के टेल को आप एक जगह एंड पे ज्वाइन कर देते थे और फिर वहाँ से पैरेललोग्राम बनाते थे। वहाँ पे फिर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला दिया था मैंने, एंगल का फॉर्मूला दिया था, सारी चीज़ें दी थी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप क्या करोगे कि मान के चलो एक वेक्टर ऐसे, ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, मान के चलो ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे करके ए वेक्टर दिया हुआ है। अब क्या करोगे, इसमें आप ना टेल को टेल से मत ज्वाइन करना। जैसे बी वेक्टर का जो हेड है, बी वेक्टर का जो हेड है उसको आप, या बी वेक्टर का जो टेल है उसको आप ए वेक्टर के हेड पे रखो। तो बी वेक्टर के टेल को विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है, इसके टेल को ए वेक्टर के हेड पे रख दिया, ऐसे ऐसे रख दिया, ऐसे। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें फर्स्ट वाले के हेड पे दूसरे का टेल आना चाहिए। फिर आप ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ये वाला जो वेक्टर है यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। क्वेश्चन आता है इसमें थीटा का कि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आपने थीटा बताया था। तो देखो, ए वेक्टर राइट साइड जा रहा है, ये थीटा समझ लेना प्लीज। ए वेक्टर राइट साइड जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, बी वेक्टर इधर है। इनके बीच का एंगल ये वाला आपको थीटा लेना है, ये वाला एंगल थीटा लेना है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड बी वेक्टर, ये आपको ध्यान समझना है। ठीक है, अब कोई पूछेगा रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वही है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैंने आपको बोला इसका मैग्नीट्यूड आपको सबसे पहले डिफाइन करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप सिंपल फार्मूला जो आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाया था सेम टू सेम आप लगा सकते हो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहाँ पे आपको ए और बी की मीनिंग पता है। ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, थीटा जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। क्वेश्चन आता है इसमें अल्फा और बीटा का कि सर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में तो हमने सिंपली डिनोट कर लिया था अल्फा और बीटा, इसमें कैसे डिनोट करें। तो देखो जरा, इसमें अल्फा बीटा दैट मीन्स अल्फा एंगल विथ ए वेक्टर, बीटा एंगल विथ बी वेक्टर। तो मान के चलो ये दिया था मैंने ए वेक्टर और यहाँ पे बनाया था मैंने बी वेक्टर। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। जैसे बी वेक्टर को ऐसे एक्सटेंड किया और ए वेक्टर को ऐसे एक्सटेंड किया। ठीक है, जरा एक्सटेंड कर लेते हैं अपने को इजी पड़े समझने में, इसलिए ये मेरा था रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाला था रिजल्टेंट वेक्टर। आपको दिख रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। क्वेश्चन आता है कि रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को जरा एक्सटेंड करो। अब देखो, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला है और बी वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला है। अगर रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आपसे पूछा जाए तो आप ये वाला एंगल बोलना, ये वाला एंगल बीटा है। तो अल्फा इज गोइंग टू बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर, और बीटा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसा रहेगा। अब सेम टू सेम आपसे अगर पूछा जाए कि सर, और थीटा अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया कि ये वाला एंगल आपको थीटा लेके चलना है। सेम टू सेम अगर आपसे पूछा जाए टेन अल्फा की वैल्यू, 10 अल्फा, तो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था अगर अल्फा एंगल ए वेक्टर के साथ है तो अगर आपको ये लिखना है तो आप बी वाले को न्यूमरेटर में रखो। तो आप यहाँ पे बोलोगे बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, सेम टू सेम। और अगर 10 बीटा अगर आपको लिखना है तो 10 बीटा आप बोलोगे
ए साइन थीटा, बीटा जो है वो एंगल विथ बी वेक्टर है, तो आपको ए को न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा, प्लस डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ भी वो नहीं है। बस इसमें आपका डिफरेंस क्या है कि सर ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर के टेल को ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद उनको ऐसे ज्वाइन कर देना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। अब ना देखो इस पे बेस्ड ना एक शॉर्टकट बताता हूं मैं, जरा शॉर्टकट समझने की कोशिश करो। देखो इस पे जरा शॉर्टकट समझते हैं कि मान के चलो, ये कभी कभी ना याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मान के चलो कुछ ऐसा एक वेक्टर दे दिया आपको, मान के चलो ऐसा कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दे दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे दे दिया, फिर उसके बाद ऐसे दे दिया सी वेक्टर ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसा कोई 3 वेक्टर। आप ना घूमने की कोशिश करना, जैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसे देखो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों को ऐसे क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज घूम गए। जैसे हमने देखा कि ये दोनों क्लॉकवाइज है और मान के चलो ऐसे क्लॉकवाइज है, तो जैसे हमने क्लॉकवाइज घूमा तो हम देखेंगे पहले के एंड से दूसरे के हेड को जोड़ दो ऐसे करके, ये वाला हो गया R1 वेक्टर ऐसे। अब देखो R1 वेक्टर और C वेक्टर ये दोनों ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे नाम दूं R2 वेक्टर का, R2 वेक्टर का, तो आप देखो एक ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है, R1 वेक्टर और C वेक्टर ऐसे आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो R2 वेक्टर मिल जा रहा है। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे एक और वेक्टर मैं लिखना चाहता हूँ R डैश वेक्टर, जरा ध्यान समझने की कोशिश करना। ये देखो ऐसे करके मैं एक R डैश वेक्टर लिख रहा हूँ, R डैश वेक्टर। अब ना आपको दिमाग लगाना है, आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वे में घूमना है। जैसे देखो ऐसे क्लॉकवाइज घूमा, ए वेक्टर पे गया, फिर उसके बाद बी वेक्टर पे गया, तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो रिजल्टेंट वेक्टर R1 वेक्टर जो है वो ए और बी का रिजल्टेंट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। अब जरा देखो यहाँ से आगे घूमने की कोशिश करो, ऐसे गए बी वेक्टर, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं आप, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड से हेड को मीट कराया तो ये R डैश वेक्टर मिला। तो आप बोलोगे R डैश वेक्टर जो है वो मेरा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ऐसे करके बोलोगे। फिर आप देखो अब यहाँ से R1 वेक्टर पे गए आप, R1 वेक्टर पे गए, ऐसे R1 वेक्टर पे गए और फिर उसके बाद सी वेक्टर पे गए, ऐसे ट्राइंगल आपको देखना है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, R1 वेक्टर सी वेक्टर और ये R2 वेक्टर, ट्राइंगल बन रहा है। ऐसे गए एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो आपको ये R2 वेक्टर दिख रहा है जो एंड से हेड पे मीट हो रहा है, तो आप बोलोगे R2 वेक्टर जो है सर वो R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट है। अब कोई पूछे कि सर R डैश वेक्टर R2 वेक्टर का क्या है सीन, तो आप देखो यहाँ से ऐसे गए ए वेक्टर, ऐसे गए R डैश वेक्टर, ऐसे गए ए वेक्टर, ऐसे गए R डैश वेक्टर, तो आप देखोगे एंड से हेड पे ऐसे मीट हो रहा है, तो आप बोल दोगे कि ए वेक्टर दैट मीन्स R2 वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर और प्लस R डैश वेक्टर, ए वेक्टर प्लस R डैश वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो R2 वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस R डैश वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको ये एक शॉर्टकट बताया मैंने कि जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है ना, तो आप देखो ट्राइंगल कैसे बन रहा है, जैसे मूवमेंट हुआ 2 वेक्टर मूवमेंट में है, तीसरा बचा हुआ वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसी के बेसिस पे अब आता है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन जरा समझो, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका लॉ ऑफ एडिशन। इसमें ऐसा बोला गया है कि इफ इन एनी पॉलीगन, इफ some vectors are making a kind of closed polygon, ध्यान रखना क्लोज्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, क्लोज्ड पॉलीगन, दैट मीन्स इसको आप अदर वे में लिख सकते हो कि इफ सम वेक्टर्स are representing the sides of polygon, the sides of polygon and if polygon is closed in nature, ये closed word use कर रहा हूं मैं, if polygon is closed in nature, ऐसा है, then summation of all vectors will be equals to 0, will be equals to 0। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जरा समझो।
पॉलीगन का मतलब आप समझते हो, ट्राइंगल सबसे इजीएस्ट, सबसे लीस्ट आप बोल सकते हो पॉलीगन है। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल हो गया, फिर उसके बाद हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, जिसमें साइड्स होते हैं, क्लोज होता है। तो जैसे मान के चलो मैं कुछ एक ऐसे हेक्सागन टाइप का बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्लोज पॉलीगन है। मैंने बोला कि क्लोज पॉलीगन के साइड्स जो होने चाहिए वो आपके वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मान के चलो ये वाला ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला डी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ई वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला एफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, थ्योरम का कहना है, पॉलीगन लॉ का कहना है कि सिंस ये क्लोज्ड पॉलीगन बन रहा है, अब देखो ये क्लोज, जैसे क्लोज पॉलीगन का मतलब होता है कि आपको सेम नेचर घूमना है। देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते ही स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच गए। सिमिलरली क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो क्लॉकवाइज घूमते घूमते ही सेम पॉइंट पे पहुंचना है। क्लोज पॉलीगन का मतलब होता है कि जिस वे में आप घूम रहे हो उसी वे में घूमते जाओ और जहां से स्टार्ट किया वहां पे पहुंच जाओ। लॉ बता रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू 0। लॉ ये बता रहा है, बट मुझे समझना है कि ये हुआ कैसे। तो अब इसकी प्रूफिंग देख लेते हैं। प्रूफ जरा यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मान के चलो सबसे पहले ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैंने अभी आपको बताया, देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन कर दूंगा, इसको नाम दे दे रहा हूं R1 वेक्टर। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं कि R1 वेक्टर जो है सर वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, इक्वेशन नंबर 1, ये लिख लिया। अब जरा R1 और C वेक्टर को देखो, R1 वेक्टर है और C वेक्टर है। अगर मैं R1 वेक्टर से C वेक्टर की ओर जाऊं, R1 वेक्टर और C वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा हूं, तो यहाँ इसके टेल से इसके हेड को, इसके टेल से इसके हेड को ऐसे ज्वाइन करता हूं। ऐसे मान के चलो मैंने इसको R2 वेक्टर दे दिया। तो अभी जैसे आपने समझा कि R1 वेक्टर है और C वेक्टर है, R1 वेक्टर के हेड से C वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ, और फिर वहां पे इसके एंड से इसके एंड को ज्वाइन कर दिया। तो आप बोलोगे कि R2 वेक्टर जो है सर वो मेरा R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर है। अब इक्वेशन 1 देखो, तो आप R2 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, A वेक्टर, क्योंकि R1 वेक्टर जो है वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा R2 वेक्टर और D वेक्टर को देखो, R2 वेक्टर और D वेक्टर को, R2 और D वेक्टर को आप देखोगे, आप एक नया वेक्टर ऐसे समराइज करो, ऐसे ऐसे, इसको नाम दे दिया R3 वेक्टर। देखो R2 वेक्टर गया और फिर वहां से D वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया, R2 वेक्टर और D वेक्टर, D वेक्टर का टेल जो है वो R2 वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे R2 से D गए तो जो रिजल्टेंट है वो R3 वेक्टर है। तो अभी आप यहाँ पे लिख दोगे R3 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर, ऐसे लिख दिया आपने। अब देखो, अब R2 वेक्टर आपको पता है, तो आप R3 वेक्टर को लिख दोगे आप R2 वेक्टर की जगह A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, ऐसे लिख दोगे। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ऐसे डाल दिया। अब जरा देखो, अब जरा इस ट्राइंगल में देखना प्लीज, ये R3 वेक्टर है, ठीक है, और ये वाला E वेक्टर है, R3 वेक्टर E वेक्टर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया। बट उसके बाद सीधे देखो F वेक्टर जो है ये ऐसे है। इसका मतलब अगर इसके जस्ट अपोजिट ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ करूं, ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ करूं, इसके जस्ट अपोजिट ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ करूं, इसको मैं माइनस F वेक्टर लिख सकता, F वेक्टर के जस्ट अपोजिट। तो देखो, तो क्या मैं R3 वेक्टर प्लस E वेक्टर इक्वल टू माइनस F वेक्टर नहीं लिख सकता? क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग R3 वेक्टर प्लस E वेक्टर ऐसे वेक्टर आना चाहिए, तो माइनस F वेक्टर होना चाहिए। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि माइनस F वेक्टर इक्वल्स टू R3 वेक्टर प्लस E वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं आगे चलूँ तो माइनस F वेक्टर और R3 वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, ऐसे निकाल चुके हैं, प्लस E वेक्टर। ऐसे R3 वेक्टर हमने निकाल लिया था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। अब F वेक्टर को उधर लेके जाओ, तो
फ्रॉम दिस, अगर मुझे फाइनली कंक्लूड करना है तो मैं बोलूँगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू 0। एफ वेक्टर को उधर लेके चला गया, ये होगी प्रूफिंग। आपको ट्राइंगल लॉ में क्या समझना था कि भाई एक के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करो, दूसरे का टेल पकड़ो, पहले वाले के हेड पे रखो, फिर उसके बाद एंड टू एंड कनेक्ट करो, आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। दिख गया। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि अगर एक क्लोज्ड पॉलीगन बनता है, अगर एक क्लोज्ड पॉलीगन बनता है तो उसमें समेशन आपका 0 के बराबर होना चाहिए। अब इस पे बेस्ड मान के चलो वो एग्जाम्पल पूछ दिए कि सर कुछ इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल दिखा सकते हैं क्या? तो जैसे देखो मान के चलो आपको कुछ ऐसा पॉलीगन दिया, कुछ ऐसा दिया कि ए वेक्टर दिया, फिर बी वेक्टर दिया, फिर सी वेक्टर दिया और फिर डी वेक्टर दिया, ऐसे करके, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे दे दिया ई वेक्टर, ठीक है। अभी अगर कोई आपसे पूछे कि ये वाला क्लोज्ड पॉलीगन बना रहा है या नहीं, आप बोलोगे नहीं बना रहा है। ए वेक्टर, फिर बी एंटी क्लॉकवाइज, फिर सी एंटी क्लॉकवाइज, फिर डी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फिर ई को डाउन आना चाहिए था जबकि ये अप है। तो यहाँ पे ये क्लोज्ड पॉलीगन नहीं बना रहा है। अगर इसी को मैं ऐसे बनाऊं, अगर इसी डायग्राम को मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं, जैसे इसको पूछा कि इसका रिजल्टेंट क्या जाएगा वो बताओ आप, तो मान के चलो इसी डायग्राम को कुछ ऐसा बनाया कि ए वेक्टर लिखा, बी वेक्टर लिखा, सी वेक्टर लिखा, डी वेक्टर लिखा और फिर ऐसे बनाया और फिर ऐसे बना दिया डाउन साइड। तो मुझे लगता है इसको मुझे माइनस ई वेक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यों? ई वेक्टर अप था, सेम टू सेम मैग्नीट्यूड का ड्रॉ कर रहा हूँ बट डायरेक्शन अपोजिट लेता हूँ, तो माइनस ई वेक्टर बन जाएगा। एक ई वेक्टर था तो ये वाला माइनस ई वेक्टर बन जाएगा। अभी ये क्लोज्ड पॉलीगन बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। अभी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर, इसकी वैल्यू ई वेक्टर के ही बराबर है, मुझे मिल गया। तो अगर देखो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये 4 वेक्टर मिलके ई वेक्टर ही दे रहे हैं। तो अगर मुझसे इसका नेट समेशन पूछा गया, नेट रिजल्ट, तो आर वेक्टर में बोलूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, यही है सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये तो मैंने अपने मन से बनाया था। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू तो ई वेक्टर की बराबर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका आ गया 2 ई वेक्टर। ये वाला ई वेक्टर या ई वेक्टर प्लस ई वेक्टर, दैट रिजल्टेंट आपका आ गया 2 ई वेक्टर। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब कोई मुझसे पूछा कि सर इस केस में क्या आप सिमुलेशन के थ्रू दिखा सकते हो कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे काम करता है? तो चलो देखो जरा सिमुलेशन पे एक बार फोकस करते हैं कि सिमुलेशन में किस तरह दिखाया जाता है। ओके, तो मैंने बोला कि जरा सिमुलेशन पे आते हैं। सिमुलेशन में जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे सिमुलेशन में, तो लास्ट क्लास में हमने पैरेललोग्राम मेथड किया था। अब पैरेललोग्राम मेथड से हटा के मैं इसको ट्राइंगल मेथड पे लेके जाता हूँ। तो जरा देखो, ये फर्स्ट वेक्टर लिया मैंने, मान के चलो 3 यूनिट का, और ये एक दूसरा वेक्टर लिया आपको 4 यूनिट का। ये देखो, ये फर्स्ट वेक्टर है, रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये R1 वेक्टर है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो R2 वेक्टर है। देखो रेड कलर का R1 वेक्टर है, इसके हेड से R2 वेक्टर के टेल को ज्वाइन किया गया है। R1 वेक्टर के हेड पे R2 वेक्टर का टेल है, ब्लू कलर वाली लाइन का टेल है, और फिर इसके बाद इसके एंड से, यहाँ से इसके टेल से इसके हेड को जोड़ दिया, तो जो बन गया ये ब्लैक कलर वाली लाइन जो आपको दिख रही है, यही रिजल्टेंट वेक्टर है। अब अगर इसको आप चेंज करके देखना चाहते हो, जरा देखो यहाँ पे, और R1 वेक्टर को भी थोड़ा सा आगे कर लिया ऐसे। अब जरा देखो, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, या R1 एंड R2 वेक्टर, R1 वेक्टर के हेड से R2 वेक्टर के टेल को ज्वाइन किया गया है। अब आप इसको कहीं पे भी रोटेट करके लेके जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जैसे R2 वेक्टर को यहाँ पे लेके आ गए, चीजें चेंज नहीं होंगी। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, R1 वेक्टर के हेड से R2 वेक्टर के टेल को ज्वाइन किया गया है। फिर ये ब्लैक कलर वाली लाइन जो आपको दिख रही है, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकते हैं हम लोग, ये इस वाले क्वाड्रेंट में भी आ सकते हैं, किसी वाले क्वाड्रेंट, यहाँ वाले इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाओ, देखो और देखने में आसानी रहेगी। इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए, ये आपका R1 वेक्टर है, ये ब्लू कलर वाली लाइन आपकी R2 वेक्टर है,
R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर। R1 वेक्टर के हेड से R2 वेक्टर का टेल ज्वाइन किया गया है। फिर इसके बॉटम एंड से, टेल से दूसरे के हेड तक लाइन खींच दी गई है, ब्लैक कलर की लाइन, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओगे R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर। मतलब आपको यही समझना है कि भाई कि अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं तो एक के हेड से दूसरे का टेल ज्वाइन होना चाहिए। जैसे एक जहाँ पे खत्म हो रहा है दूसरा वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद एंड टू एंड आप ज्वाइन कर दो, आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये था इसका सिमुलेशन कि ट्राइंगल ऑफ मेथड में आपका सिमुलेशन किस टाइप से काम करता है। ठीक है, नाउ वंस अगेन लेट्स कम बैक कि हमारा जो हमने सिमुलेशन के थ्रू भी देख लिया कि सिमुलेशन में एक्चुअली ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किस टाइप से दिखता है। नेक्स्ट, अभी तक मैं बात कर रहा था कि जब आपको डायग्रामेटिक फॉर्मेट दिया हुआ हो, जब भी मैं बना रहा था तो मैं ए वेक्टर बी वेक्टर डायग्राम बना के आपको दे रहा था। फिर मैंने आपको बताया कि उसका रिजल्टेंट कैसे निकालना है, उसके एंगल्स आप कैसे निकालोगे, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। नेक्स्ट अब आता है कि भाई हमेशा डायग्राम ड्रॉ करके दे, ये ज़रूरी नहीं है और ये डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा आप डायग्राम बनाओ, चार्ट पे बनाओ, दैट इज़ गोइंग फॉर सब्जेक्टिव पेपर, वो हो सकता है। बट इससे एक आसान तरीका ये निकाला गया कि वेक्टर को डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट नहीं करना है तो मैं एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेक्टर को लिख दूंगा मैं, सामने वाला समझ जाएगा कि वेक्टर क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू यूनिट वेक्टर। इंट्रोडक्शन टू यूनिट वेक्टर। पहले यूनिट वेक्टर के बारे में समझते हैं कि यूनिट वेक्टर है क्या। तो यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ कि कोई एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ आपका कि यूनिट वेक्टर का एक्चुअल मतलब क्या है वो समझते हैं पहले। तो यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ कि दिस इज अ काइंड ऑफ वेक्टर, दिस इज अ टाइप ऑफ वेक्टर, is a type of vector whose magnitude will be equals to 1, magnitude will be equals to 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, and it will be only used for the direction purpose। इस लाइन को आप ध्यान में रखना कि यूनिट वेक्टर एक ऐसे टाइप का वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है और इसका बस पर्पस ये है कि इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करने, मतलब इससे आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे 3D की अगर मैं बात करूं तो मान के चलो ऐसे आप बनाते हो 3D, ऐसे बना दिया, 3 एक्सिस दे दिया मैंने, इसको ले लिया x एक्सिस, इसको ले लिया y एक्सिस, इसको ले लिया z एक्सिस। जरा 3D में एक्सटेंड करेंगे तो x को इधर लेके गया ये -x बन गया, इधर लेके गया तो -y बन गया, और इधर लेके गया तो ये वाला आपका -z बन गया। ये वाला z है, इधर लेके गया तो -z बन गया। आपको 3D में 3D इमेजिनेशन में अगर प्रॉब्लम होती है तो कुछ ऐसे ध्यान रखो कि इधर वाला x है, इधर वाला -x है, इधर वाला ऊपर वाला +y है, नीचे वाला -y है, इधर वाला +z है, उधर वाला -z है, ऐसे। अब फिजिक्स में ना हम लोग पहले एक्सिस में डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे x एक्सिस में अगर डायरेक्शन डिफाइन करना है कि कोई वेक्टर x एक्सिस में है तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा i कैप से। i कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। अब आप हो स्मार्ट, अगर यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्सिस i कैप है तो -x में -i कैप होगा। y एक्सिस में अगर j कैप लिख रहा हूँ, इसको मैं j कैप, आप नाम मत चेंज करना, j कैप लिख रहा हूँ, j कैप ही मानना, तो -y में -j कैप होगा। z में +k कैप ऐसे लिख सकते हो आप, और -z में आपका -k कैप, ऐसे चला गया। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i कैप यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, along x positive x, j cap unit vector along y, k cap unit vector along z। अब ये मैं ये नेमिंग कर दिया, इस पे अब आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमने नेमिंग कर दी कि i कैप j कैप k कैप क्या होता है, आपको मान लेना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो आपने बता दिया i कैप j कैप k कैप है क्या, इसका यूज कहाँ पे आएगा, जरा यूज समझते हैं। मान के चलो कि कल को मैंने आपको कोई एक ऐसा दे दिया
कि भाई ये 2D प्लेन दिया मैंने, ये इधर x एक्सिस दिया, ये इधर y एक्सिस दिया, मैं 4 वेक्टर लिख रहा हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखना बिना डायग्राम, मतलब डायग्राम अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्वेश्चन पर्पस के लिए, फिर देखना डायग्राम देखने के बाद हमें कैसे पता चल जाएगा। मान के चलो ये a वेक्टर ऐसे दे दिया मैंने, b वेक्टर ऐसे दे दिया मैंने, c वेक्टर ऐसे दे दिया मैंने, और d वेक्टर ऐसे दे दिया मैंने, ऐसे दे दिया मैंने बोला कि a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 यूनिट है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका 4 यूनिट है, c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 5 यूनिट है, और d वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 6 यूनिट है। ऐसे लिख के मैंने दे दिया। अब मैंने बोला ये तो मैंने डायग्राम दे दिया, यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में लिख के दिखाओ। उन्होंने बोला राइट डाउन यूनिट वेक्टर फॉर्मेट, राइट इन यूनिट वेक्टर फॉर्मेट, यूनिट वेक्टर फॉर्मेट। उन्होंने बोला कि इसको यूनिट वेक्टर फॉर्मेट में लिख के बताओ। बहुत आसान है, देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। सिंपल, अगर a वेक्टर को लिखना हो, सॉल्यूशन a वेक्टर को लिखना हो, आप बोलोगे कि a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सर वो है 3 यूनिट, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, आपको 3 लिख देना है। फिर आप चेक करोगे a वेक्टर किसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। हमने अभी पढ़ा है पॉजिटिव एक्सिस में आई कैप डिनोट करते हैं, 3 आई कैप हो गया आंसर, सिंपल। b वेक्टर को डिनोट करना है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना, 4 यूनिट, किस डायरेक्शन में, y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, j कैप लिख दिया। c वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोट करना है, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और इसका डायरेक्शन है नेगेटिव x एक्सिस, 5 माइनस आई कैप लिख लो या माइनस 5 आई कैप। बस ध्यान रखना कोई मैग्नीट्यूड पूछे 5 बोलना, -5 मत बोलना। माइनस साइन का बस यहाँ इंपॉर्टेंस डायरेक्शन दिखाने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड से कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट डी वेक्टर अगर देखना है मुझे, तो डी वेक्टर y एक्सिस में है और नेगेटिव y एक्सिस में मैग्नीट्यूड 6 है, 6 माइनस जे कैप, इसको आप -6 जे कैप भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दिया। तो कल को कोई आपको डायग्राम ना दे, सीधे बोले कि 14 आई कैप, आपको समझ जाना है ये कैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 14 यूनिट है, x एक्सिस में है। कोई बोले कि कोई एक बी वेक्टर है जो 23 माइनस के कैप पे है, 23 माइनस के कैप, जैसे ही किसी ने बोला आपको समझ जाना है इसका मैग्नीट्यूड 23 है और माइनस जेड एक्सिस में है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई वेक्टर ना तो x में हो, ना y में हो, ना z में हो, कहीं बीच में, ना तो x में हो, ना y में हो, ना ही z में हो, कहीं बीच में हो, तो मान के चलो मैं यहाँ पे 4 वेक्टर ड्रॉ करके दे रहा हूँ आपको। मान के चलो ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया e वेक्टर, और कहीं कहीं f वेक्टर, और कहीं ऐसे g वेक्टर, और कहीं ऐसे h वेक्टर, ऐसे ड्रॉ करके मैंने दे दिया। अब मैंने आपको बोला कि भाई बताओ e वेक्टर प्लस f वेक्टर, e वेक्टर कितना है। मैंने आपसे ये पूछ दिया कि बताओ जरा e वेक्टर की वैल्यू कितनी है, f वेक्टर बताओ तो कितना है, g वेक्टर बताओ कितना है, h वेक्टर बताओ कितना है। अभी यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्योंकि e वेक्टर ना तो x में है ना y में, बीच में है। f वेक्टर भी ना ही x में है ना y में, कहीं बीच में है। g वेक्टर भी ना ही x में है ना y में, कहीं बीच में है। h वेक्टर भी कहीं बीच में है, x एक्सिस y एक्सिस में डायरेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि सर इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पे अभी मैं एक वीडियो डालूंगा। आज की क्लास में मैं यहीं तक रखता हूँ और अभी कंटिन्यूसली डेली वीडियो आएगी, इस पे आप वरीड ना हो, अभी अब डेली वीडियोस आएंगी। थोड़ा सा एक डिले हो गया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, उसी वजह से अभी अब डेली वीडियोस आएंगी। और नेक्स्ट क्लास में मैं इस E F G H कहीं बीच में वेक्टर को कैसे नोट करेंगे, और इसको मैं 2D तक ही नहीं रखूंगा, इसको मैं 3D तक भी लेके जाऊंगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इससे आगे आज का लेक्चर, इससे आगे की चीज़ जैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या इन वेक्टर को कैसे लिखना है, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, उन सबको नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। और अभी फ्रिक्वेंटली वीडियोस आएंगी, और मैंने बोला है कि 12th के टॉपिक्स पे भी आएंगी, तो आएंगी, जरूर आएंगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।